जहां सरकार नहीं पहुंची है वहां पहुंच गए रतन टाटा गांव के लिए। ये देखिए इतना बड़ा टैंक ये पानी का बना हुआ है। किसान आदमी हो सर, मेरा खेत बनना चाहिए सर, किसी हाल से भी बनना चाहिए खेत। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा आपका खेत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज फिर से एक नैसर्गिक सौंदर्य में जा रहे हैं। ये बकरियां अभी घास चर के आ रही हैं। मुझे डर भी लग रहा है इससे कहीं मारपीट ना कर दे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से उत्तराखंड के गांव वाली सीरीज में एक और बेहतरीन गांव में मैं आपको ले जा रहा हूं। और इत्तेफाक ये गांव भी इसी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी मेरे साथ आईपी सर होते हैं तो मेरे व्यूज बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग मुझे कम पसंद करते हैं और आईपी सर को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज फिर से मैंने आईपी सर को इनवाइट किया है इस ब्लॉगिंग के लिए। तो आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। नई सांस्कृतिक जो विरासत है गाँव की, उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, गरीबी कितनी है। हालांकि पहाड़ में लोग बहुत गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास अपने खेत खलिहान होते हैं और अपने लिए भरपूर अनाज पैदा कर लेते हैं, इसलिए वो गरीब होते हैं। और फ्रूट्स वो खरीदते नहीं है मार्केट से, क्योंकि फ्रूट्स उनके घरों में ही हर तरह के पेड़ लगे होते हैं। मार्केट से नहीं खरीदते हैं, इसलिए गरीब होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद पैदा कर लेते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं। इसलिए प्रश्न आपके लिए है कि गांव के लोग गरीब हैं या अमीर हैं और जैविक चीज़ें खाते हैं। ये पहला पड़ा हुआ है हमारा और इस गांव का नाम है तिमाणी। गांव बिल्कुल सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों, अभी हम इस तिमाणी गांव में बैठे हुए हैं। छोटा सा गांव है, 10-12 परिवार यहाँ पर रहते हैं। जिस तरह से अभी तक मैंने गांव को दिखाया था, इससे पहले जो गांव दिखाया था, तो वहाँ विकास कार्य भी हुए हैं। वहाँ पर लोगों की संपन्नता भी बढ़ी है। लेकिन इस गाँव को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन लोगों ने विकास के काम कर रखे हैं वो अपने संसाधनों से ही कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि गांव के पास तक रोड जरूर आ गई। आपका क्या नाम है सर? मदन राम है सर मेरा नाम। अच्छा, आपका? जगदीश राम। जगदीश जी। आप सर? ओके। तो सर बताइए, क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं आपके गांव में? सर हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। 2 मकान यहाँ आए थे, 5 साल हो गए। यहाँ सब कुछ कराया, क्या कहते हैं, फोटो भी खींची, इनका खाता नंबर भी ले गए। हाँ। और इनको मकान आज तक मकान नहीं मिला। अच्छा। वैसे यहाँ गोठ में भी रह रहे लोग बात, 2 भाई, एक भाई गोठ में रह रहा है, एक भाई घर के ऊपर रह रहा, उनको भी मकान नहीं मिला है। अच्छा, एक मकान है, 4-4 परिवार एक मकान में रहते हैं। यहाँ किसी को कोई मकान नहीं मिला है सर तिमाणी के अंतर्गत। मतलब आजीविका के लिए आप लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी है या यहाँ खेती बाड़ी मुख्य यहाँ नदी के पास होते हुए भी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है सर यहाँ पर। हाँ। नहीं सरकार से कोई मोटर की व्यवस्था है। हाँ। बारिश के भरोसे हम दिन कटते हैं सर। हाँ। और खाना पीना भी यहाँ साधारण होता है सर, कोई ज्यादा खाना पीना नहीं होता है। अच्छा। लेबरी करते हैं, पत्थर ढोलते हैं, उसी की वजह से हमें अपना आजीविका हम व्यतीत करते हैं सर यहाँ पर। अच्छा। तिमाणी के अंदर में मैं ये चाहता हूँ की बुसैल तिमाणी जो है, बुसैल ग्राम सभा से जैसे विकास आता है तो बुसैल के नाम से ही आता है। हाँ। तिमाणी का कोई नामो निशान नहीं है, बुसैल में ही खत्म हो जाता है, तिमाणी कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। तो ये नाम जो भी विकास वहाँ से होता है, तिमाणी का नाम भी अलग से रखा दिया जाए सर। हाँ। तिमाणी को भी कुछ मिले या बुसैल में ही खत्म कर दे। 5 लोग इन 2 कमरों में रहते हैं। गवर्नमेंट सर्विस वाला कोई है नहीं मेरे पास। अब मुझे भी तो मकान मिलना चाहिए। सब मेहसा में गरीब आदमी, उसको मकान आते हुए भी उसको मकान नहीं मिला। जगदीश राम को भी नहीं मिला मकान। कहाँ गए वो मकान? बुसैल ग्राम सभा के अंदर कौन खा गया उन मकानों को, बताओ। फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी गांव वालों से बात चल रही है, बात हो रही है, तो उनका कहना है कि हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, बकरियां बहुत सारी अच्छी अच्छी बकरियां पाल रखी हैं, तो बकरियां बेचकर भी अपने आजीविका चलाते हैं। खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती नहीं क्योंकि प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर यहाँ एक पंप आ जाता है, सरकारी योजना के तहत अगर पंप आ जाता है, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तो प्रचुर मात्रा में यहाँ अनाज भी पैदा हो सकता है, जैसा कि गांव वालों की डिमांड भी है। और सरकार को गांव की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है, अगर हम इस तरह से गाँव को छोड़ देंगे, गांव में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं देंगे, उनको रहने के लिए मकान नहीं देंगे, तो ये लोग भी कल के दिन शहरों की तरफ भागेंगे। तो शहरों की तरफ भागेंगे तो गांव खाली हो जाएंगे।
ऐसे ही पलायन बनता है। इसलिए अलर्ट हो जाना चाहिए सरकार को कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को घर दिए जाने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बहुत सारे घर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ भी मिलने चाहिए, यहाँ शौचालय भी मिलने चाहिए। तो हर तरह की सुविधा इस गांव के अंदर होगी, तो इस गांव के जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करके पसीना बहा के अपनी आजीविका को चला रहे हैं, तो राष्ट्र हित में भी, राष्ट्र निर्माण में भी कार्य करेंगे। फ्रेंड्स, ये है असली पहाड़ी चूल्हा, और इस चूल्हे पर ये चौका होता है, इस तरह से चौका होता है। इस चौके पर बैठ के इस तरह बैठा जाता है और फिर सब्जी बनाई जाती है। और ये पत्थरों वाला घर आपको दिख जाएगा अभी। फ्रेंड्स, इस तरह के चूल्हे भी पहाड़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये स्पेशल चूल्हा है, इसमें पानी गर्म करने के लिए और रोटी बनने के लिए, भट्टी भात बनाने के लिए इस तरह के चूल्हे, आग सेकने के लिए भी ऐसे चूल्हे बनाए जाते हैं। मदन जी, आप ये बताइए, यहाँ गांव का नाम तिमाणी कैसे पड़ गया? तिमाणी के मतलब से? तिमाणी का ऐसे पहले 3 ही घर थे यहाँ, उस वजह से यहाँ का नाम तिमाणी पड़ा सर। अच्छा फ्रेंड्स, ये रोड है, ये सामने तिमाड़ी का बोर्ड लगा हुआ है। इस रोड से ये गांव के लिए पैदल रास्ता बना हुआ है। इसमें खड़ंचा आया था भाई साहब कभी? तो कभी नहीं आया गांव वाले। तो ये कम से कम जो गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, उसकी हालत तो ठीक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं इसमें, खाली खड़ंचा है। वाले तोड़ के गए रोड वालों से, मैंने कहा रोड वालों ने बनाने से इनकार कर दिया। मैंने प्रधान को भी कहा कि प्रधान जी इस रास्ते को बना दो, प्रधान ने भी ये रास्ता नहीं बना। गाँव काफ़ी मेहनती लोग हैं, लोगों ने एक वक्त की रोटी कम खाई है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया है। शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको इंजीनियर्स भी मिलेंगे जो बाहर जॉब कर रहे हैं, बी फार्मा वाले लोग भी हैं, कमांडोज भी हैं, फौज में भी हैं। तो हर तरह से लोगों ने मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रखी है। भले उन्होंने बहुत संघर्ष किया, होटल में बर्तन साफ करे या फिर रात दिन खेतों में मेहनत करी, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे। तो आज ये चीज़ देख के बड़ा सुकून मिला कि यहाँ शिक्षा का प्रचार है, शिक्षा अच्छी तरह से फैल रही है। शिक्षित बनेंगे तो निश्चित तौर पर ये गांव एक दिन विकास करेगा। ये देखिए, ये खेत इनका जो है आपदाग्रस्त खेत है। ओफो, पूरा खेत, ये दीवारें टूट चुकी हैं इसकी। यहाँ किसी तरह का कोई नदी से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। सर ऐसा है, चातुर्मास में हम इसमें बोते हैं तो सारा नदी बहा के ले जाती है। मैंने विधायक जी को भी बोला, प्रधान जी को भी बोला, चकडम बना दो, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी सर। अब खेत में गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो सर, मेरा खेत बनना चाहिए सर, किसी हालत से भी बनना चाहिए खेत। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा आपका खेत। बहुत बड़ा खेत है सर, वीडियो जब खेत बह रहा है सर, जिसे कटाव होते रहता है, जब भी नदी आती है पूरा खेत जो भी बोया होता है, तो सोयाबीन बहा के ले जाता है। इतनी मेहनत के बाद अगर ये खेत बह जाता है तो एक किसान के दिल पे क्या गुजरेगी। तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर इस पर कोई न कोई एक्शन लेंगे। इस तरह से पूरा खेत बह जाता है ये, और यहाँ अगर एक सुरक्षा दीवार बन जाती है तो ये खेत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि नदी इतने पास में है। अगर पंपिंग सेट यहाँ पर लगा दिया जाता है तो अच्छी खासी खेती हो जाएगी, गांव के लोगों की संपन्नता बढ़ेगी। ये कम से कम अपने आप गरीबी हट जाएगी, अपना अनाज तो पैदा कर पाएंगे, अनाज तो नहीं खरीदना पड़ेगा। खेती है, मेहनत है, मैन पावर है, सिर्फ पानी नहीं है, बरसात पर डिपेंडेंट रहते हैं लोग। तो इसलिए गांव से अगर पलायन रोकना है तो जरूर सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। जो आज आपने देखा, जो परिदृश्य देखा, उसका जस्ट ऑपोजिट हम आपको अगले गांव में दिखाएंगे। हम जा रहे हैं उस गांव की तरफ, और उस गांव में सर रतन टाटा ट्रस्ट का भी योगदान रहा है। बहुत खुश है। अगले एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।